नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह जो घटना चक्र के ई दृष्टि के तहत चित्रात्मक प्रस्तुति किया गया है पुस्तकों का, जो संक्षेप में इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है, उसी को इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं समझा के, क्योंकि इसमें सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। लेकिन थोड़ा समझ के अगर याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा याद करना, और नहीं तो ऐसे रटना पड़ेगा। और यह जो वीडियो है, आपको जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ पे जीएस का मात्रा आपको 30 से 40%, 25% रहता है, जैसे एसएससी रेलवे में आपको जीएस 40%, 35%, 25% कवर करता है, वैसे एग्ज़ामों के लिए मोस्ट में भी ये है। और ऑन एग्ज़ाम पीसीएस के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट रिवीजन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा किताब है। ये नहीं कहेंगे कि पीसीएस के लिए पढ़िए, लेकिन शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा किताब है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, उद्देश्य का प्रस्तावना। अब उद्देश्य का प्रस्ताव आप लोगों को पता है कि कब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब प्रथम मीटिंग 9 दिसंबर को, और अध्यक्ष कब चुना गया, 12 दिसंबर को। प्रथम अध्यक्ष अस्थाई राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई सच्चिदानंद प्रसाद, याद रखिएगा। तो उसके बाद 13 को क्या हुआ था, उद्देश्य का प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। और आपको अंगीकार कब किया गया इसको, तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक। ये अध्यक्ष जो चुनाए हैं, हम बोले हैं अस्थायी अध्यक्ष 12 को नहीं 11 को होगा, ठीक। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट डे है कि इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है जितना इम्पोर्टेंट ये है। क्या है, तो उद्देशिका की विषय वस्तु। अब इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है वो बात याद रखिएगा। मूल तत्व में क्या है, जो संविधान की मूल तत्व है उसमें क्या है, लाइन जब उद्देशिका उठाइएगा, पढ़िएगा प्रस्तावना को, तो क्या लिखा होगा, तो हम भारत के लोग, क्या लिखा होगा, हम भारत के लोग। उसके बाद जो लाइन बोला गया है 5 वर्ड, वो मस्ट भी यही है। क्या बोला गया है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इस ये पॉइंट बोले गए हैं आपके लिए। ये पांचों पॉइंट जो है आपको याद रखना होगा। ये दो है, लोकतांत्रिक और गणराज्य दो है, तो पांचों पॉइंट को रट जाइएगा लाइन वाइज, क्योंकि ये पूछता है, ठीक। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ। इसका कहने का मतलब है कि कोई देश किसी का अधीन नहीं हो, मतलब किसी का बात नहीं माने, स्वयं का राजा हो, उसी को संप्रभु कहेंगे। और जो दूसरे का बात माने, दूसरे का अधीन काम करे, उसको हम संप्रभु नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको संप्रभु नहीं कहेंगे। और समाजवादी मीन्स आपको समाज को लेके चले, सिंपल समाज को लेके चले। उसका पथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि भारत में पथ निरपेक्ष का अलग मतलब होता है, यूरोपियन कंट्री या पश्चिमी देश जो है वहाँ पे पथ निरपेक्ष का अलग मतलब होता है। तो यहाँ पे पथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि सभी धर्मों को समान अवसर। राज धर्म से अलग नहीं है, यूरोपियन कंट्री में राज जो होता है धर्म से अलग होता है, लेकिन भारत में नहीं। राज धर्म को संरक्षण देता है, सभी धर्मों को संरक्षण देता है बराबर, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और लोकतांत्रिक का मतलब हुआ कि जो चुनाव शासक चुने जाएंगे वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। गणराज्य का मतलब हुआ कि राज प्रमुख जो होंगे, राष्ट्र प्रमुख जो होंगे, राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक। तो जहाँ जहाँ आपको जनता के द्वारा राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख चुने जाते होंगे, वहाँ वो क्या है, गणराज्य है, याद रखिएगा। तो भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं दो शब्द, समाजवादी और पथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान जो बना, आपको बनकर तैयार हुआ था, 1950 में लागू हुआ, उसमें क्या था, उसे मूल संविधान कहते हैं। लेकिन मूल संविधान में ये दो शब्द जो थे नहीं थे। कौन कौन शब्द नहीं थे, समाजवादी शब्द नहीं थे, पथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, और भी शब्द नहीं थे, लेकिन यहाँ पे दो शब्द नहीं थे। 5 शब्दों में ये दो शब्द नहीं थे, ठीक। इसको जुड़ा कब गया, इसको जुड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किए गए हैं, उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, जिसमें से 2 शब्द हैं समाजवादी और पथ निरपेक्ष। मात्र एक ही बार संशोधन हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, फिर प्रस्तावना में आगे बढ़िएगा, जब लाइन पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा तो न्याय आएगा। तो किस प्रकार की न्याय, तो न्याय जो है 3 प्रकार की, रट जाइए। न्याय किस प्रकार की, 3 प्रकार के। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। अब बताइए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कहाँ की गई है, प्रस्तावना में।
इसके अलावा अनुच्छेद 38 जो है नीति निर्देशक तत्व के जो अनुच्छेद 38 है वहाँ पे भी इसकी बात की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीति की। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्रस्तावना के साथ साथ आपको नीति निर्देशक तत्व में भी है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता किस प्रकार की चाहिए? तो स्वतंत्रता आपको चाहिए विचार की। स्वतंत्रता किस प्रकार चाहिए? तो विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, इसको याद कर जाइएगा, रट जाइएगा इसको। ठीक, उसके बाद आपको समानता किस टाइप का? प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर याद रखिए। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो समानता किस प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या संशोधित किया गया है? तो उसमें बताया गया है उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द शामिल किए गए, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे हम बढ़ेंगे। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय की क्या निर्णय है? तो देखिए, क्या झंझट था? उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, उद्देशिका संविधान का भाग है नहीं है। अब देखिए, न्यायालय क्या किया कि बेरुबारीवाद जो है उसमें कह दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। अब देखिए, ये बेरुबारीवाद क्या है आपको समझा देते हैं कि इसमें भारत के द्वारा पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है उसको असम के कुछ क्षेत्र जो थे दे दिए गए थे 1957-58 के पास में, समझौता के तहत। अब भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत अपना क्या भूमि देगा। ये लिया गया है कि भूमि ले लेगा, लिखा हुआ है, लेकिन देगा नहीं, इसका उल्लेख नहीं है। अब उसी के लिए क्या किया गया था, जब भूमि दे दिया भारत सरकार ने पाकिस्तान को, तब उस केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, वहीं हुआ बेरुबारीवाद, जिसमें निर्णय दिया गया कि आपको अगर भूमि देना होगा तो संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके बाद संविधान में संशोधन की गई। तो इसी वाद में बोला गया कि प्रस्तावना क्या है, आपको उद्देश्य आपको संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आगे जो निर्णय हुए केशवानंद भारती वाद और मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन वाद, उसमें बोला गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। अब इसमें आप क्या याद रखिएगा, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य याद रखिएगा, कब? 1973 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1973 ईस्वी में। इसी में बोला गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। इसी निर्णय में ये भी बात बोला गया कि जो आपको संविधान है उसका एक आधारभूत ढांचा है, मतलब आधारभूत ढांचा का सिद्धांत कब आया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अब 1973 वर्ष से याद आता है कि इसी समय प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किए गए थे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात आया तो 1992 ईस्वी में क्या किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किए गए थे, याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा हम बता दिए वहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण। यहाँ पे क्या है? संविधान की आत्मा क्या है? उद्देशिका है, मस्ट भी है। ठीक है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा जाता है। कौन बोले हैं ये बात? के.एम. मुंशी बोले हैं। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, किसे? अनुच्छेद 32 को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर किसको बोले हैं? तो अनुच्छेद 32 को क्या बोला गया है 1932 में? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक, उसके बाद संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा गया है, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान को का पवित्र दस्तावेज कहा है। कौन बोले हैं? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान को पवित्र दस्तावेज कौन बोले हैं? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान के आत्मा कौन है? तो उद्देशिका। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर किसको संविधान के आत्मा बोले हैं? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उद्देशिका में और ये जो उद्देशिका है उसको पढ़ के अपना देख लीजिएगा, जितने शब्द बताए हैं देखिए यहाँ पे सामने है आपको। हम भारत के लोग, 5 जो शब्द बोले हैं उसको याद रखना है। क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रतिनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तो उसके समस्त नागरिकों को क्या दिलाएंगे? तो न्याय दिलाएंगे। किस टाइप का न्याय दिलाएंगे भाई? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। उसके बाद स्वतंत्रता दिलाएंगे। किस टाइप का? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता किस टाइप का होगा? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यही सब जोड़ा गया। ठीक, तो आपको 42 संविधान संशोधन के द्वारा कौन जोड़ा गया? तो अखंडता शब्द जोड़ा गया। उसके बाद आपको समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया।
एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अब बंधुता कैसे होगी आपकी, बंधुता कैसे होगी, तो एकता और अखंडता बढ़ाने वाली होगी। ठीक, उसके अलावा इस दृढ़ दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कब 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत, अब याद रखिए सप्तमी को कौन सा था, तो 2006 विक्रमी कौन सा 2006 था उस समय, ये सब याद रखिएगा, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तीनों बात याद रखिएगा, संविधान को क्या करते हैं, तो अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्म अर्पित करते हैं। चलिए अब आते हैं अनुसूची एवं उसके विषय। संविधान में अनुसूची है, अब अनुसूची फर्स्ट अनुसूची देखिए, कुल संविधान में कितने अनुसूची है, अभी 12 है। मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने थे, 8 थे। 4 संशोधन करके अलग अलग समय में जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। मूल संविधान में कितने अनुसूची, 8, अब कितने हो गए, 12। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली अनुसूची में क्या बोला गया है, तो राज्य और संघ राज क्षेत्र, मतलब जो पहली अनुसूची होगी, अनुसूची मतलब शेड्यूल होगा इस टाइप का, उसमें कुछ बात लिखा होगा, तो जो पहली अनुसूची होंगे उस टाइप के बारे में अनुसूची है। तो पहली अनुसूची क्या होगी, उसमें राज्य और राज क्षेत्र के बारे में बोला गया है। अब राज्य कितने होंगे, तो अभी राज्य कितने हैं बताइए, कितने राज्य हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। ठीक है, याद रखिएगा। जब नेक्स्ट आते हैं दूसरी अनुसूची, इसमें क्या है, राष्ट्रपति और उच्च अधिकारियों के वेतन। ठीक है, तीसरी क्या है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप के बारे में बोला गया है, मतलब हम भारतीय लोग हैं, पहले वेतन चाहिए तब शपथ लेंगे। अनुसूची में भी वही बात लिखा है, पहले हमको वेतन दीजिए भाई तब हम शपथ लेंगे। तो दूसरी में क्या है, वेतन, तीसरी में क्या है, शपथ। नेक्स्ट आते हैं चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे उसका आवंटन किया गया इसमें। ठीक, पाँचवीं में क्या है, तो पाँचवीं में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है। अब देखिए दोनों बातें एक ही है, ये है 5 जो अनुसूची है, क्या कहता है, अनुसूचित और क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी क्या कहता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। अब ये बात याद रखिएगा, ये स्पेशली इन राज्यों के बारे में चर्चा कर देते। छठा कौन कौन राज्य है, तो ये सब पूर्वोत्तर भारत के राज्य है। ठीक है, अब पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, याद कैसे करेंगे, यही राज्य शामिल है, तो देखिए ATM, ATM। ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। अब देखिए पूर्वोत्तर भारत में एम नाम से एक और राज्य पड़ता है मणिपुर, लेकिन ATM में क्या करने जाते हैं, पैसा निकालने जाते हैं, तो पैसा रहता है, तो मणिपुर के पास खुद पैसा है, तो पैसा निकालने क्यों जाएगा भाई, ATM में क्यों जाएगा, तो ATM में को जाएगा, तो असम जाएंगे, त्रिपुरा जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, मेघालय जाएंगे, याद रखिए ऐसे करके। मणिपुर नहीं जाएगा, उसके पास पैसा है। चलिए, तो छठी अनुसूची में शामिल कौन है, तो ATM। कौन शामिल है, तो ATM शामिल है। ATM में मणिपुर नहीं आएगा, नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा, तो असम जाएगा, त्रिपुरा जाएगा, मेघालय जाएगा, मिजोरम जाएगा, ऐसे करके याद रखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आते हैं, तो इसमें क्या लिखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, उस बात को इसमें लिखा गया है। ठीक है, संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, तो संघ सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पर दोनों आदमी मिलकर बनाते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाया है और संघ सरकार उसको उस कानून को फिर से बना देता है, तो राज्य सरकार का कानून खत्म हो जाएगा, कुछ अपवाद को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, कितने भाषा हैं, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन आज कितना है, 22 है। ठीक है, अब 22 भाषा है, तो सबको याद रखना होगा, सबको याद रखना होगा। अब 14 से 22 का सफर 3 संविधान संशोधन के थ्रू गया है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन संविधान संशोधन है, तो आपको एक है कौन, 21वीं, जिसमें सिद्धि को जोड़ा गया 1967 ईस्वी में, और उसके बाद क्या है आपको 71वीं है, जिसमें 3 भाषा जोड़े गए, कौन कौन, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उसके बाद आता है आपको 92वें संविधान संशोधन, जो 2003 में किया गया, कौन कौन जोड़े गए, 71वीं 1992 में किया गया था, 92वें कब किया गया था, तो आपको 2003 में किया गया, जिसमें जोड़ा गया मैथिली, 4 भाषा जोड़े गए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, प्राचीन रूप में शासन कैसे चलता था, आधुनिक रूप में कैसे चलता है, तो प्राचीन रूप में राजतंत्र होता था, राजतंत्र पर शासक कौन होते थे, राजा होते थे। ठीक है, जो कैसे शासन पर जाते थे लोग, तो लोग पद वांशिक होता था, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा,
उसके बाद सत्ता का स्रोत स्वयं राजा होता था, मतलब सत्ता का स्रोत आधुनिक युग में क्या होता है, संविधान होता है, जनता होता है, लेकिन वहाँ पे क्या था, राजा स्वयं होता था सत्ता का स्रोत। उदाहरण के लिए अभी भी वर्तमान में कहाँ मौजूद है, तो सऊदी अरबिया में, यूएई में, ओमान में, कतर, भूटान आदि देशों में अभी भी उपलब्ध है। अब देखिए आधुनिक युग में लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में शासक कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं। प्रधान इनकी चुनाव कैसे होती है, तो योग्यता के आधार पर होता है। और सत्ता का स्रोत कौन है, तो जनता है, जनता से ये लोग निकल के आते हैं, जनता इन लोगों को चुनता है। उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ये सब देश है। चलिए भारत इसमें है, किस में है भारत, तो भारत आपको है आधुनिक युग के लोकतांत्रिक शासन में। अब देखिए लोकतंत्र जो होते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है उसको भी दो रूप में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, एक अध्यक्षीय होता है, एक संसदीय होता है। अध्यक्षीय वैसे शासन है जहाँ पे आपको राष्ट्र प्रमुख जो होंगे, राष्ट्राध्यक्ष या राजा का प्रमुख होगा, शासन अध्यक्ष शासन का प्रमुख होगा, दोनों होते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, मतलब राष्ट्र प्रमुख भी एक ही व्यक्ति होंगे और शासन प्रमुख भी एक ही होंगे। अमेरिका में देखिए राष्ट्रपति ही आपको पूरा देश का प्रमुख है और शासन के मेन हेड हुए हैं, शासन सबको संभालते हैं वहीं। लेकिन भारत में देखिए, भारत में क्या है, राष्ट्राध्यक्ष अलग व्यक्ति होगा और शासन अध्यक्ष अलग व्यक्ति होगा। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है जैसे राष्ट्रपति, और शासन अध्यक्ष शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, ये अलग अलग व्यक्ति हो गए, तो संसदीय में अलग हो जाएगा, अध्यक्षीय में अलग हो, एक ही व्यक्ति हो जाएगा। अब उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, आगे उसके बाद बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति कौन है, तो आपको अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में है, तो राष्ट्रपति क्या होंगे, राजा का वास्तविक प्रमुख होंगे, राज्य का वास्तविक प्रमुख होगा। इसका उदाहरण यूएसए है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं राज्य का नामात्र का प्रमुख होते हैं, हेड है यही है, लेकिन नामात्र के प्रमुख है। काम कौन देखा है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उदाहरण भारत है। अब देखिए अध्यक्षीय जो शासन होता है वहाँ पे जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अध्यक्षीय है वो लोकसभा या संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, एक बार इनको चुन लिए तो चुन लिए, उसके बाद बीच में महाभियोग प्रोसेस से ही हटा सकते हैं, ऐसा नहीं। इनको बार बार जाके बहुमत साबित करना होगा लोकसभा में। ठीक, अब बहुमत नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, यहाँ पे बहुमत रहे चाहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है। और कब हटा सकते हैं, महाभियोग प्रस्ताव से ही हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन है, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन है, मस्ट कोई राज्य यहाँ राज्य का मतलब देश समझिएगा, कंट्री। ठीक है, राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता है, यहाँ पे देश समझिएगा। तो राज्य का कोई राज्य कैसे होगा, मतलब कोई देश कैसे होगा, तो उसको जनसंख्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण अंक संप्रभुता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण अंक क्या है, संप्रभुता, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण अंक क्या है, संप्रभुता। ठीक, अब जिसके पास ये नहीं होगा तो राज नहीं होगा, ये सब होना होगा, ये नहीं होगा तो राज नहीं होगा। जैसे बिहार एक स्टेट है, देश नहीं है, स्टेट है, भारत के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है। बाकी सब तो है ही, सरकार भी है, जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, लेकिन क्या है, उसके पास संप्रभु नहीं है। और भारत क्या है, एक टाइप का राज है, मतलब देश है। पाकिस्तान क्या है, देश है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, तो संसदीय शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब लोकसभा के स्पेशली। चलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, क्योंकि राष्ट्रपति ही मेन होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, तो ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन है, तो जनता है। ठीक है, प्रस्तावना शुरू ही होता है हम भारत के लोग से। चलिए भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या है, मतलब भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या है, तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, और उसके बाद आते हैं राज्य का सर्वाधिक प्रमुख तत्व क्या है, संप्रभु बतेबी की हैं। 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता, और क्या होता है, जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता, और क्या होता है, सरकार, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, संप्रभु। उसके बाद आते हैं भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कौन कहा है, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। और उसके आते हैं भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कौन कहे हैं, तो केसी वियर कहे हैं, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तिरंगा के बारे में आते हैं। तो इसका अभिकर्ता इसको कौन डिजाइन किए थे, तो पिगली ओकाया किए थे। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। मौसम में भी इसको अपनाया कब गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक, पट्टी का रंग 3 होता है, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। तीनों का प्रतीक क्या होता है, साहस बलिदान का प्रतीक है केसरिया, सफ़ेद क्या है, सच्चाई शांति का प्रतीक है सफ़ेद, और हरा क्या है, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। चक्र कितने होते हैं, 24 तिलिया होते हैं चक्र में।
रंग कैसा होता है उसका? नीला रंग है। चक्र का जो तिल्ली है उसका रंग कैसा है? नीला है। प्रतीक क्या है इसका? तो प्रगति और न्याय का प्रतीक है। चक्र क्या है? तो प्रगति और न्याय का प्रतीक है। लिया कहाँ गया है? तो अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राज चिन्ह क्या है हमारा? तो अशोक का सिंह स्तंभ है। क्या है राज चिन्ह? अशोक का सिंह स्तंभ है। ठीक, कहाँ से लिया गया? सारनाथ से ही। अंकित शब्द क्या है उस पर? सत्यमेव जयते है। ठीक, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक, अपनाया कब गया इसको? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जो आपको राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय शब्द क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। और आपको राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तो उस पर सिर उसको अपनाया कब गया? तो 26 जनवरी 1950 को। उस पर सिंह है। कितने सिंह है? तो 4 है। ठीक है, कितने? 4 है। 3 आपको दिखेगा, पीछे वाला सिंह नहीं दिखता है। 4 है उनकी संख्या। ठीक है, नीचे अंकित चिन्ह क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपको राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। इधर क्या है? पशु। इधर पशु है, बीच में चक्र है। ठीक, तो आपको जो दाएं पशु है वो कौन पशु है? बैल है। बाएं पशु है वो कौन है? घोड़ा है। याद रखिएगा। मध्य में क्या है? तो अशोक चक्र है। ऐसे करके याद रखिएगा। फोटो भी देख सकते हैं जाके उसका। चलिए नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कौन है? तो जन गण मन है। कहाँ से लिया गया? गीतांजलि से लिया गया है। कौन लिखे हैं? राष्ट्रीय रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन कब हुआ? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। कहाँ पे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ये बात याद रखिएगा, मस्ट भी है ये आपके लिए। राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम है। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन कब हुआ? 1996 ईस्वी में। चलिए राष्ट्रीय पंचांग क्या है हमारा? तो आपको संवत है। किस कैलेंडर पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ग्रेगोरियन अंग्रेजी वाला कैलेंडर है। विश्व में अधिकांश देश में यही अपनाया जाता है। भारत में संगत है और उसके साथ साथ ये भी चलता है। चलिए संवत जो है आपको कब अपनाएंगे? 22 मार्च 1957 को। ठीक है, प्रथमा इसमें हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका प्रथमा किससे शुरू होता है? तो चैत से, हिंदी वाला महीना, और अंतिम महीना फागुन शुरू होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 ईस्वी में। अभी बाघों की कुल संख्या 2968। ठीक है, सबसे अधिक बाघ कहाँ है? आप लोग खुद बताइए कमेंट में हमको करके, और सेकंड और थर्ड तीनों नंबर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया है। उसके बाद आइए राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। और राष्ट्रीय आपको फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। इसको 2008 में अपनाया गया था। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग राष्ट्रीय विरासत पशु कौन? हाथी है। हाथी के लिए संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। कब? तो आपको 1992 ईस्वी में। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया इसमें। चलिए अब आगे आते हैं और क्या लिखा है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज। चलिए तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय दिवस। तो कौन है? 3 राष्ट्रीय दिवस होते हैं। राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय त्यौहार 3 होते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है। वर्ष 2008 में घोषित किया गया था। विविध में क्या है? तो ये क्या है आपको? क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसको याद करने की ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए नहीं पूछता है जल्दी। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख रियासतें भारत में विलय कब किया गया था? कौन राज्य कब मिलाया गया था? तो देखिए जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था तो 26 सितंबर 1947 को। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिला दिया गया था। हैदराबाद को मिलाया गया था 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई द्वारा। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो था। नेक्स्ट आते हैं जूनागढ़ को मिलाया गया 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। मतलब तीनों राज्यों में सबसे बाद में कौन मिलाया गया था? तो सबसे बाद में मिलाया गया थे हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में आते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले क्या है कि भाग कितने हैं? भाग कितने हैं उसके बाद प्रत्येक बात को हम लोग उल्लेख करते चलेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए वीडियो को यहीं रुकते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए ओके।